संस्कृतम् सरस भाषा संस्कृतम् सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। राजस्थान माध्यमिक मधुर बोर्ड एवं अन्य बोर्ड की कक्षा 9 एवं 10 के संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए और रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संस्कृत व्याकरण के सरलतम अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सम्यक संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम संस्कृत सामान्य व्याकरण से जो भी जुड़े हुए टॉपिक हैं उनका एक सामान्य अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। ये कक्षा 9 और 10 के लेवल का हम शुरू कर रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं और उनमें संस्कृत व्याकरण से जुड़े हुए सामान्य टॉपिक जो भी संधि, समास, कारक, प्रत्यय आदि उपयोगी होते हैं उनके लिए भी ये क्लास उपयोगी रहने वाली है। इसके अलावा कक्षा 9 और 10 के सिलेबस में संस्कृत व्याकरण के जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे शुरुआती टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं संधि। इन क्लासों में बिल्कुल संस्कृत व्याकरण को एक सरलतम रूप से पढ़ने वाले हैं। उसमें हम आज सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या होती है संधि। तो संधि की संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो परिभाषा है, वर्ण संधानम संधि ही, वर्णों को जो मिलाना है वो संधि कहलाता है। लेकिन संधि पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों में आपको पहले वर्ण क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि संधि के बारे में जानने, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, लेकिन पहले हमें वर्णों का तो पता चले कि वर्ण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्ण। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी भाषा का मूल तत्व होता है वर्ण, क्योंकि वर्ण से ही फिर आगे शब्द बनते हैं, शब्दों के बाद वाक्य की रचना होती है और इस तरह एक व्याकरण की रचना होती है। तो इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि वर्ण क्या होता है। तो हम जब किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में कंठ, तालु, दंत, जिह्वा आदि जो अंग होते हैं इनको उच्चारण स्थान बोला जाता है। जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जिस जिस मुंह के जिस भाग से होता है उसको उच्चारण स्थान बोला जाता है। तो मुख के अपने जो भाग है, कंठ, तालु आदि, इन भागों के द्वारा उच्चारित की गई छोटी से छोटी ध्वनि जिसका फिर बाद में और खंड नहीं किया जा सकता हो, टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो, उसको वर्ण कहते हैं। जिसको लिपिबद्ध किया जा सके उसे व्याकरण शास्त्र में वर्ण कहा गया है। अब वर्ण के, क्योंकि जब किसी भी ध्वनि को उच्चारित किया जाता है तो वो स्थिर ध्वनि शून्य में स्थिर हो जाती है, इसलिए इनको अक्षर भी कहा जाता है। जिसका क्षय नहीं होता, न क्षयति इति अक्षर, वह अक्षर कहलाता है। इसे अनस्वर भी कहा जाता है क्योंकि नष्ट नहीं होता। तो इस तरह से वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। लेकिन यह है, अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो वर्ण या अक्षर जो होते हैं इनके 2 भेद होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों से उच्चारित की जाने वाली छोटी से छोटी ध्वनि जिसका उसके बाद में और कोई खंड नहीं किया जा सकता हो, उनको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण
या अक्षर दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम उनके प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ण या अक्षर जो होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण या अक्षर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला आता है स्वरों को स्वावलंबी ध्वनियां माना जाता है, क्योंकि स्वर का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता। स्वर का उच्चारण किसी अन्य वर्णों के अधीन नहीं होता है, इसलिए स्वरों को स्वावलंबी ध्वनि माना जाता है। जैसे मैं बोलूं ए, तो यहां पर ए का उच्चारण हो रहा है, कोई भी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। इसी तरह से ई, इसी तरह से उ आदि। तो ये सभी जो वर्ण है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो। पाणिनि ने व्याकरण में बताया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः अन्वक भवति व्यंजनम। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं सुशोभित होते हैं, जो स्वयं प्रकाशमान होते हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण का कोई सहारा नहीं लेना पड़ता, जिनकी स्वयं सत्ता होती है, वो स्वर कहलाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो व्यंजन होते हैं, ये पराधीन ध्वनियां होती है। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़ता है। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता। जैसे अगर आप बोलोगे क, तो इस क में इस क व्यंजन के अलावा ए भी मिला हुआ है और ये स्वर है, यानी बिना स्वर की सहायता के, बिना ए के उच्चारण के हम क का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इस तरह से किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो हमने क्या समझा, स्वर जो होती हैं वो स्वावलंबी ध्वनियाँ होती है, वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है, वो स्वयं सुशोभित होते हैं। लेकिन व्यंजन जो होता है वो परावलंबी ध्वनियाँ है, जो स्वरों के पीछे भागते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जो जिनकी स्वतंत्र सत्ता होती है वो स्वर कहलाते हैं, और जो स्वरों के पीछे भागते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क में क का उच्चारण करने के लिए ए का उच्चारण करना ही पड़ेगा। जैसे जो, तो इसमें ज का उच्चारण करने के लिए हमें ओ की आवश्यकता पड़ेगी। बिना ओ के उच्चारण किए हुए हम जो का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इस तरह से जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो उन्हें स्वर कहते हैं, और जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो उनको हम व्यंजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार अभी हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसका पुनः खंड नहीं किया जा सकता हो, जिसे लिपिबद्ध किया जाता है। वर्णों के दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर स्वावलंबी ध्वनि होती है और व्यंजन जो होता है वो परावलंबी ध्वनि होता है। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हम करते हैं, जो स्वतंत्र रूप से सुशोभित होता है, जो स्वयं सुशोभित होता है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जैसे अ ई आदि। इसी तरह से जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो, बिना स्वरों की सहायता के जिन वर्णों का उच्चारण ही नहीं होता हो, तो वो परावलंबी ध्वनियां व्यंजन कहलाती है। संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल 9 स्वर माने जाते हैं और 33 व्यंजन माने जाते हैं। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे संधि के विषय में। तो संधि का एक शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना, भली प्रकार से मिलाना। तो इसी तरह से हम संस्कृत व्याकरण की भाषा में, संस्कृत व्याकरण में इसकी संधि की परिभाषा है वर्ण संधानम संधि की, यानी वर्णों का जो मिलाना है, वर्णों का जो मेल है, उसे हम संधि कहेंगे। और वर्णों की जो अत्यधिक निकटता है, वर्णों, दो वर्णों की इतनी निकटता कि उनके बीच में और कोई दूसरा वर्ण नहीं हो, इस निकटता को संस्कृत व्याकरण की भाषा में संहिता कहा जाता है। संहिता, और संहिता का ही परिवर्तित नाम है संधि। वर्ण संधानम संधि ही, वर्णों को मिलाना संधि कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर
सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि संधि वर्णों का मेल होता है, न कि पदों का मेल। और वर्ण भी केवल दो वर्ण, केवल दो वर्णों का जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। अब संस्कृत व्याकरण में किसी पद के पीछे या किन्हीं शब्दों के पीछे, किसी वर्ण के पीछे अनुस्वार होता है, कभी विसर्ग होता है, या कहीं स्वर या कहीं व्यंजन आदि जो होते हैं, जब इनके स्थान पर कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, जब दो वर्ण मिलते हैं तो उन या तो दोनों ही वर्णों में या किसी पहले वाले वर्ण में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, या दोनों ही वर्णों के स्थान पर कोई परिवर्तन हो जाता हो, या एक वर्ण के स्थान पर कोई परिवर्तन होए, तो इसको संधि कहते हैं। वर्णों की जो बिना किसी व्यवधान के या व्यवधान रहित जो निकटता है उसको संधि कहा जाता है। और वर्णों की जो निकटता है या वर्णों में जो संधि कार्य होता है वो तभी हो सकता है जब दो वर्ण अत्यधिक निकट हो। दूरस्थ वर्णों में संधि का कार्य नहीं होता है। तो सबसे पहले आता है संधि। तो संधि की परिभाषा होगी वर्ण संधानम संधि ही। वर्ण संधानम संधि ही। हम यहां पर बिल्कुल संधि के सामान्य नियम पढ़ने जा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल सरलतम भाषा में। तो वर्णों को मिलाना संधि कहलाता है, और दो वर्णों को मिलाना, और उनमें निकटता होनी चाहिए, जब भी वो संधि कहलाती है। दो निकटवर्ती वर्णों में ही संधि संभव है, दूरस्थ वर्णों में संधि संभव नहीं है। संस्कृत व्याकरण में हम संधि किसे कहते हैं इसके बारे में जानने के बाद तीन स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर संधि करनी चाहिए या संधि करना आवश्यक है। पहली स्थिति होती है एक पद में। एक पद में अगर एक ही प्रकार का पद हो, एक ही पद हो, तो वहां पर संधि का कार्य नित्य रूप से या आवश्यक रूप से हमें करना ही होगा। जैसे पौ धन अक है, तो ये एक शब्द है पाउक है, तो इसको हमें संधि रूप में ही बोलना पड़ेगा। वाक्य में प्रयोग इसका संधि के रूप में ही करना पड़ेगा, पाउक है। दूसरा होगा जब उपसर्ग और धातु का योग होगा। उपसर्ग और धातु के योग में, उपसर्ग और धातु के योग में कि कोई भी उपसर्ग जब धातु के पहले लगेगा, जो धातु के पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग और धातु का जहां मेल होगा वहां पर भी नित्य रूप से हमें संधि, जैसे अधि प्लस आगच्छति, अधि प्लस आगच्छति, यहां हो गया अध्यागच्छति, अध्यागच्छति। तो इस कंडीशन में भी हमें संधि करनी पड़ेगी, इस कंडीशन में भी संधि करनी पड़ेगी। तीसरी स्थिति आती है जब कोई समास विग्रह होता है और उसका हम सामासिक पद बनाते हैं, यानी समास युक्त जब पद बनाया जाता है तो वहां पर भी संधि करना पड़ता है। जैसे पीतम अंबरम, पीतम प्लस अंबरम, यहां हो जाएगा पीतांबरम, पीतांबरम। तो ये तीन स्थितियां ऐसी है जहां पर संधि आवश्यक रूप से करना होता है। किसी भी एक पद में किसी उपसर्ग और धातु का योग होने पर वहां भी संधि करनी होती है। और तीसरा है कोई भी सामासिक पद बनाने में, समास विग्रह से जब हम समास युक्त पद बनाते हैं तब वहां भी हमको संधि आवश्यक रूप से करनी होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संधि करने पर किस तरह के परिवर्तन होते हैं, यानी जब संधि की जाती है तो किस तरह के विकार या परिवर्तन होते हैं। दो वर्णों का मेल होता है तो किस तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये होता है कि या तो दोनों ही वर्णों को मिलाकर कोई एक अलग से वर्ण जुड़ जाता है या कोई एक अलग से आदेश आ जाता है। जैसे रमा धन ईस, ये यहाँ पर जो दो वर्ण है, आ है मैं के अंदर और सामने ई है, तो आ और ई दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। तो दोनों ही वर्णों के स्थान पर इस तरह से
पूर्व वर्ण और पर वर्ण, पहले वाले वर्ण को पूर्व वर्ण और बाद वाले वर्ण को पर वर्ण। जब पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक नया परिवर्तन हो जाता है तो कुछ तो इस तरह के परिवर्तन होते हैं जिनमें दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। कभी कभार कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन होता है। यहां पर वाले बाद वाले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि पूर्व वाले वर्ण में ई के स्थान पर यह हो जाता है और इस तरह से केवल पूर्व वाले वर्ण में ही परिवर्तन होता है। इसके बाद तीसरा परिवर्तन होता है जब इन दोनों वर्णों के बीच में कोई एक नया वर्ण और जुड़ जाता है, तो इस तरह का परिवर्तन भी संधि कहलाता है। धावन प्लस अश्व है तो ये हो जाएगा धावन्नस्व है। तो इस तरह का परिवर्तन भी संधि में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला परिवर्तन देखने को मिलता है, प्रथम वाला जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे छात्राः हसन्ति, तो यहां पर इस विसर्ग का हो जाएगा लोप, तो हो जाएगा छात्रा हसन्ति। तो इस तरह से ये चार परिवर्तन। इसके अलावा कभी कभी बाद वाला जो शब्द है उसका सबसे वाला जो पूर्व वर्ण है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके स्थान पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे विप्र है अहम, तो यहां पर ये अ है, इसके स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ, इनके स्थान पर क्या हुआ, ये सब हम आगे संधियों में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, इस तरह से छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हो। वर्ण के दो भाग होते हैं, एक भाग स्वर कहलाता है जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, दूसरा भाग व्यंजन कहलाता है जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। उसके बाद हमने संधि पढ़ा, संधि शुरू किया। दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब वो दो वर्ण चाहे स्वर भी हो सकते हैं या फिर एक व्यंजन और एक स्वर भी हो सकता है या फिर एक कहीं किसी भी स्थान पर विसर्ग भी हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा संधि कहाँ कहाँ होती है, किसी भी एक पद में, इसके अलावा जब धातु और उपसर्ग का योग होता हो, इसके अलावा समासिक पद में, इन तीन स्थानों पर संधि आवश्यक रूप से करनी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा जब संधि करने होते हैं, जब दो वर्णों का मेल होता है तब उनमें किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है। या तो पहले और बाद वाले दोनों ही वर्णों के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, या फिर केवल पहले वाले वर्ण के स्थान पर कुछ परिवर्तन होता है, या फिर दोनों ही वर्णों के बीच में कोई एक नया वर्ण जुड़ जाता है, या फिर पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, या फिर बाद वाले शब्द के पूर्व वर्ण के स्थान पर कोई अलग वर्ण जुड़ जाता है। इस तरह के हमें आगे संधि में परिवर्तन देखने को मिलेंगे।